हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बैंकिंग अवधारणाएं एवं शर्तों के बारे में, इम्पोर्टेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स के बारे में। और ये होने वाला है हमारा भाग 2, या यूं कहें हमारा पार्ट 2। ठीक है। इस लेक्चर की हमने इस टॉपिक की मैं कहूँगा इस विषय की जो हमने शुरुआत की थी वो हमने पिछले लेक्चर में की थी। हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम इसी को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी को जारी रखेंगे। ठीक है। आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आपने जो पुराना लेक्चर था उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा इस लेक्चर की तरफ आने से पहले, क्योंकि अगर आप पिछला रिवाइज नहीं करेंगे समय पे तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें आप भूलते चले जाएंगे। ठीक। और जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, अगर आप उस टाइम पे बैठते हैं इन सभी चीजों को एक बार रिवाइज करने के लिए, तो फिर आपको बहुत परेशानी आ सकती है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैंकिंग में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण कोड के बारे में। फिर हम देखेंगे स्विफ्ट कोड के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे रिवर्स मॉर्टगेज लोन के बारे में। याद रखने रोके अधिनियम वर्ष कौन कौन से थे। बैंक की बैलेंस शीट पर संक्षिप्त जानकारी। बैंकों की संपत्तियां। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। मुद्रास्फीति पर संक्षिप्त जानकारी। आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले गुणात्मक उपायों की संक्षिप्त जानकारी। इसके पश्चात वित्तीय संक्षिप्तकार, और अंत में इन सभी का सारांश। यहां भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कोड्स यूज्ड इन बैंकिंग: स्विफ्ट कोड, रिवर्स मॉर्टगेज लोन, एक्ट्स ईयर्स टू बी रिमेंबर्ड, अ ब्रीफ ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक, assets of the bank, functions of commercial bank, a brief on the inflation, a brief on the quality measures used by RBI to manage the money supply, financial abbreviations, और एंड में इन सभी का समरी। ठीक है। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। उस डिस्क्लेमर को समझने के पश्चात ही हम आगे पढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे। ठीक है। सो डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the all creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this tag and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा IFSC। इसे हम कई बार कहते हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यदि आपने कभी भी किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हों बिना यूपीआई का इस्तेमाल करे हुए, तो आपने IFSC का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है। यानी आपसे कहा जाता है कि आप बैंक का नाम तो बताएं साथ में IFSC कोड भी दें। तो ये IFSC कोड जो होता है ये असल में होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड जो असल में है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अब देखिए यहां पे आपने दो चीज देखी, अल्फा न्यूमेरिक कोड, इसका मतलब क्या हुआ। इस कोड में हम अंग्रेजी के अल्फाबेट्स का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ में नंबरों का इस्तेमाल भी करते हैं, और ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए इसे हम अल्फा न्यूमेरिक कोड भी कहते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। और इसका जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो निफ्ट प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करने के लिए होता है। निफ्ट होता है हमारा क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। निफ्ट प्रणाली में भाग लेने वाला एक बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करने वाला कोड है। ठीक। अब अगर इसकी बात की जाए प्रॉपर सेंस में या प्रॉपर तरीके से, तो देखिए होता क्या है
कि ये असल में 11 अंकीय कोड है, यानी इसमें कुल संख्या जो है वो 11 होती हैं और इसके जो पहले के 4 नंबर हैं जिन्हें हम अल्फा कहते हैं या अक्षर कहते हैं, ये बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये बताते हैं कि हम किस बैंक की बात कर रहे हैं, किस बैंक में जो पैसा है वो जाना है। 5वां अक्षर हमेशा 0 होगा और अंतिम 6 अक्षर बैंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने जो एक कोड पिक्चर में दिख रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए शुरू के जो 4 नंबर हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं एसबीआई बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? अब अगर इसकी बात की जाए तो आप ये समझिए कि एसबीआई जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक होने का खिताब रखता है। ठीक? और इसके पूरे भारतवर्ष में कई सारे ब्रांचेस हैं। आप जब भी कभी अपना अकाउंट किसी भी बैंक की ब्रांच में खुलवाते हैं तो हमेशा आप देखते होंगे कि बैंक की ब्रांच मेंशन होती है। यदि उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया हुआ है तो एसबीआई में आपका जो अकाउंट खुला है वो किस ब्रांच में खुला है वो आपका मेंशन होना चाहिए। ठीक? तो यहाँ पे शुरुआत के 4 अंक ने आपको ये दर्शा दिया कि हम पैसा जो देने वाले हैं वो एसबीआई बैंक पे देने वाले हैं। बीच का जो अंक है वो ये दर्शा रहा है कि ये फ्यूचर यूज के लिए किया जाएगा। ठीक? 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, आने वाले भविष्य के लिए इसमें कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो आखिर के 6 नंबर हैं ये दिखा रहे हैं कि आपने एसबीआई की किस ब्रांच में पैसा जमा करवाना है। ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई की सिवा हमने एक और उदाहरण ले रखा है, PNBN 001496। अब देखिए शुरुआत के जो 4 डिजिट हैं वो हमें ये दर्शाते हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात की जा रही है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। 0 जो है ये एक नियंत्रण संख्या है। ठीक? लेकिन अंतिम जो 6 अक्षर हैं ये 014976 ये दिखाते हैं कि ये पीएनबी की कौन सी शाखा है। कुर्सी रोड पे स्थित लखनऊ की जो शाखा है हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी अगर आपको किसी को पैसा देना है जिसका अकाउंट पीएनबी में है और यदि आप ये नंबर देखते हैं तो आप ये समझ गए कि पैसा पीएनबी अकाउंट में जाना है और पीएनबी की जो कुर्सी रोड वाली शाखा है लखनऊ की उसमें ये पैसा ट्रांसफर होना है। तो इस प्रकार से ये काम में आता है। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारे पास आता है माइकर। माइकर क्या है? चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब बात की जाए यदि इसकी तो माइकर 9 यह असल में अंकीय संख्यात्मक कोड है, यानी ये न्यूमेरिक कोड है जो 9 अंकों का है, 9 डिजिट का है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से। तो यदि आपने कभी भी किसी चेक को ध्यान से देखा हो या कभी आपने किसी चेक के द्वारा भुगतान करने की या पेमेंट करने की सोची हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि चेक के नीचे ऐसे कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं। यही डिजिट होता है जिन्हें हम कहते हैं माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या चुंबकीय शाही चरित्र पहचान। ठीक है? यह अंकीय संख्यात्मक कोड है जो कि असल में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग योजना में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। यानी जो भी आपका बैंक ब्रांच है या बैंक का अकाउंट है, अगर उस ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग की सुविधा अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें उसकी पहचान करने के लिए इस माइकर का उपयोग किया जाता है। बैंक शाखा के स्थान की पहचान के लिए इसे उपयोग किया जाता है। शहर 3, बैंक शाखा 3। माइकर कोड को बैंक शाखा को आवंटित किया जाता है और यह चेक के माइकर बैंड में मुद्रित होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम के लिए किया जाता है। यानी जब भी आप चेक से भुगतान करने की कोशिश करते हैं किसी को भी, तो इस माइकर कोड को पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि अकाउंट किस शाखा में है, कहां से पैसे जाने हैं
और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम का उपयोग होना है। ठीक है, यदि इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे सामने आता है स्विफ्ट कोड। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी करंट अफेयर्स का पार्ट भी बन जाती हैं। स्विफ्ट कोड उनमें से ही एक है। यदि आप रोजाना तौर पे समाचार देखते हैं या आपको देश दुनिया की खबर है कि अभी क्या चल रहा है, तो आपने स्विफ्ट कोड का कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा। कैसे? देखिए, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हम ये जानते हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो रशिया पे स्विफ्ट नाम से सैंक्शंस लगाए गए थे और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था कि रशिया पे स्विफ्ट के सैंक्शंस लग गए हैं, स्विफ्ट ने बोला है कि रशिया पेमेंट नहीं कर पाएगा, और भी कई सारी चीजें आई थी। ठीक है, तब अगर आपके दिमाग में ये आया हो कि स्विफ्ट क्या है, तो अब इसे यहां समझने की जरूरत है। स्विफ्ट की अगर हम बात करें तो हम शुरुआत करेंगे इसकी फुल फॉर्म से। इसका संदर्भ में मतलब क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, या फिर यहां भी आप देख सकते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यह असल में दुनिया भर के बैंकों के बीच स्थापित एक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स को यहां से वहां ट्रांसफर करने में काम आता है और भुगतान करने में भी काम आता है। ठीक, भारत जो था, जब भारत ने स्विफ्ट को ज्वाइन किया था तो वो इसका 74 या 74वां राष्ट्र बना था। स्विफ्ट कोड बैंक पहचानकर्ता कोड का एक मानक प्रारूप है। यह कोड विशेष रूप से बैंकों के बीच अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और वो भारत में कोई भुगतान करना चाहता है, तो उसके लिए उसे स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। इस स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करके अमेरिका वाला व्यक्ति भारत में पैसा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, स्विफ्ट कोड जो होता है, अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये 8 अंकों का भी हो सकता है और 11 अंकों का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स होगा, या तो 11 का भी हो सकता है या 8 का भी हो सकता है। जब यह कोड 8 अंकों का होता है तो इसे हम हमेशा प्राथमिक कार्यालय कहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर शुरुआत के 4 नंबर देखे जाएं तो वो बैंक कोड दर्शाते हैं कि इंटरनेशनली अगर ट्रांसफर हो रहा है या अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर हो रहा है तो वो किस बैंक में जाना है। यानी अगर अमेरिका वाला व्यक्ति कोई पेमेंट कर रहा है भारत में, तो भारत के किस बैंक में वो पेमेंट जाना है, तो उसके लिए शुरुआत के 4 नंबर देखे जाते हैं, बैंक कोड। दूसरा, देश के कोड, 2 नंबर जो होते हैं वो देश का कोड दर्शाते हैं कि अमेरिका से पेमेंट जाना किस देश में है, तो भारत के जो 2 नंबर होंगे वो दर्शाएंगे कि ये जो पेमेंट है ये भारत में जाना है। ठीक है, इसके बाद के जो दो नंबर होते हैं ये दिखाते हैं आपका स्थान कोड, भारत में किस स्थान पर जाना है। जैसे मान लीजिए, भारत में अगर वो नई दिल्ली में पेमेंट करना था, तो नई दिल्ली के जो 2 नंबर होंगे वो दर्शाएंगे कि ये जो पेमेंट है ये फिर नई दिल्ली में जाना है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं, 2 व्यक्ति हमारे पास हैं, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स रहते हैं आपके अमेरिका में, मिस्टर वाई रहते हैं आपके भारत में। मिस्टर एक्स पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर वाई को। ठीक, मिस्टर एक्स ने अपने बैंक पे जाके पेमेंट के लिए बताया। अब मिस्टर वाई जो है, उनका जो अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में है। ठीक, तो एसबीआई के जो 4 कोड हैं वो अमेरिका का बैंक इस्तेमाल करेगा ये जानने के लिए कि कौन से बैंक में पेमेंट होने। बैंक का नाम पता चलने के बाद 2 जो बाकी कोड हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा ये जानने के लिए कि किस देश में पेमेंट होना है, भारत में पेमेंट होना है, एसबीआई में पेमेंट होना है। इसके पश्चात जो 2 नंबर और आएंगे वो दिखाएंगे कि भारत के किस स्थान पे पेमेंट होना है, यानी नई दिल्ली पेमेंट होना है। और बाकी के जो 3 कोड हैं, जब ये 11 वर्ण का होता है, जैसे इनको अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 8 है, लेकिन हमने बोला था कि 8 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। अगर 3 नंबर हम और जोड़ दें आखिर के तो शाखा कोड दिखाता है, लेकिन ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं। यानी नई दिल्ली में शाखा कहाँ है उसको जानने के लिए हम शाखा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से स्विफ्ट कोड जो है वो कार्य करता है। ठीक है,
फिर आता है हमारा रिवर्स मॉर्टगेज लोन। अब बात की जाए रिवर्स मॉर्टगेज लोन की। देखिए, मॉर्टगेज लोन यदि आपको याद हो, हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। यानी जब भी कोई सुरक्षित लोन होता है, ऋण होता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए का कोई लोन लिया, ठीक, और वो सुरक्षित लोन है, सिक्योर्ड लोन है, तो बैंक आपसे 6 लाख रुपए की ही कोई संपत्ति अपने पास रखवाएगा। अगर भविष्य में जाके आप किन्हीं कारणवश पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उस संपत्ति को बेच के अपना जो पैसा है वो वसूल लेगा, ठीक है। रिवर्स मॉर्टगेज लोन क्या होता है? थोड़ा सा उल्टा होता है या उसके विपरीत होता है। रिवर्स मॉर्टगेज योजना में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ये उनके लाभ के लिए जरूर शुरू की गई थी, जो एक घर के मालिक हैं लेकिन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त आय रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मिस्टर एक्स है, जो कि 60 साल या उससे अधिक के हैं, और उनके पास एक मकान है 40 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन उनकी जो इनकम है, जो आय है, वो इतनी नहीं है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आ, जी सके। तो वो क्या करेंगे? वो अपने घर को गिरवी रख देंगे बैंक के पास में, ठीक। अब बैंक क्या करेगा? वो 40 लाख रुपए एक साथ नहीं देगा, बल्कि उस 40 लाख रुपए को इनकम में बांट देगा। जैसे मान लीजिए 40,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, इस तरीके से। और हर एक महीने के अनुसार या हर एक तय समय सीमा के अनुसार फिर मिस्टर एक्स को देता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रिवर्स मॉर्टगेज लोन। रिवर्स मॉर्टगेज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? पहला, एक गृह स्वामी जो 60 वर्ष से अधिक आयु का है, रिवर्स मॉर्टगेज लोन लेने के लिए पात्र है। यह उसे अपने घर की इक्विटी को एक मुश्त राशि या आवधिक भुगतानों में बदलने की अनुमति देता है, जो उधारकर्ता और बैंकर द्वारा आपसी सहमति से तय किए जाते हैं। यानी कितना टाइम होना चाहिए, कितने टाइम तक पेमेंट आएगा, कितना आएगा, क्या होगा, वो बैंकर और जो मालिक है वो आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं। दूसरा, जब तक एक उधारकर्ता जीवित है, तब तक कोई पुनर्भुगतान आवश्यक नहीं है। यानी जब तक मिस्टर एक्स जिंदा है, तब तक उन्हें बैंक को वो पैसा लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। उधारकर्ता को घर से संबंधित सभी करों का भुगतान करना होगा, यानी जो भी टैक्सेस है वो उधारकर्ता ही पे करेगा, और संपत्ति को अपनी प्राथमिक निवास के रूप में बनाए रखना होगा। यानी मान लीजिए मिस्टर एक्स ने लोन लिया, या कह सकते हैं कि रिवर्स मॉर्टगेज लोन लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया। ये नहीं हो सकता। उनका जो घर है वो बेच नहीं सकते, उस घर में रह सकते हैं आराम से जैसा रहना है, ठीक है। बैंक को पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है जब तक वो जिंदा है, लेकिन उस घर को वो बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। ऋण राशि कई कारकों पर आधारित होती है, जैसे कि उधारकर्ता की आयु क्या है, उस संपत्ति का मूल क्या है, वर्तमान में ब्याज दरें क्या है, या फिर कितने साल के लिए चुनी गई योजना है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार ऋण अवधि अधिकतम सिर्फ 15 वर्ष की हो सकती है। यानी अगर संपत्ति का जो अवशिष्ट जीवन है वो 20 वर्ष होना चाहिए, यानी संपत्ति जो है लगभग 20 ईयर्स तक की होनी चाहिए, और उधारकर्ता अगर 15 साल से ज्यादा जी जाता है, तो ऋणदाता द्वारा आवधिक भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी उसको पैसा लौटाना नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए 40 लाख का जो लोन था वो 15 साल के लिए दिया गया मिस्टर एक्स को, लेकिन मिस्टर एक्स 15 साल के बाद भी जिंदा है। तब 15 साल का समय पूरा होते ही बैंक अब 40 लाख के ऊपर का कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। उधारकर्ता जो है यानी मिस्टर एक्स जो है वो उस घर में एज इट इज रह सकते हैं। उन्हें पुनर्भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि वो जिंदा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्ट ईयर्स टू बी रिमेंबर्ड। सबसे पहला आता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999, वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, प्रकर्मय लिखित अधिनियम 1881, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1985, कंपनी अधिनियम 1986 या कंपनी अधिनियम 2013। भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम 1959। देखिए ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग हैं, इनको याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 जो आया था, वो ये असल में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट करने के लिए आया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि सरकार के अधीन आ गया था। इसके बाद जो आया भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम 1959,
ये असल में जो सहायक बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनका विलय करने के लिए आया था, ये उससे अलग है। फिर आता है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961, बैंकिंग कंपनियां, उद्यमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, बैंकिंग कंपनियां, उद्यमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1981, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987, भारतीय सिक्का अधिनियम 2011, औद्योगिक विकास बैंक, उद्यम का हस्तांतरण और निरसन अधिनियम 2003। अब हम देखें अ ब्रीफ ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक, बैंक की जानकारियों के बारे में। तो देखो बैंकों की देनदारियां क्या होती हैं, यानी बैंकों को कौन कौन सी चीजें लौटानी होती है। अधिकृत पूंजी, जारी पूंजी, सदस्यता पूंजी, चुकता पूंजी, आरक्षित निधि, जमा राशि या अन्य बैंकों से लिया उधार या फिर देय बिल। बैंकों की संपत्तियां क्या हैं? नगद, कॉल मनी और अल्पकालिक नोटिस पर धन, रियायती बिल, संग्रह के लिए बिल, निवेश, ऋण और अग्रिम और स्थिर संपत्तियां। प्राथमिक कार्य क्या है बैंकों के? अब हम देखेंगे वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के बारे में, उनके कार्य के बारे में। सबसे पहला है प्राथमिक कार्य, जमा की स्वीकृति, ऋण और अग्रिमों की उन्नति, क्रेडिट का निर्माण, चेक के उपयोग को बढ़ावा देना, धन का प्रेषण। द्वितीयक कार्य क्या है? क्रेडिट उपकरणों का संग्रह और भुगतान, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, शेयरों पर लाभांश का संग्रह, आयकर परामर्श। सामान्य उपयोगिता कार्य, लॉकर सुविधा, क्रेडिट कार्ड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रतिभूतियों का अंडरराइटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज स्वीकार करना, मर्चेंट बैंकिंग, मुद्रास्फीति पे संक्षिप्त जानकारी। फिर अब हम समझते हैं मुद्रास्फीति क्या है। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों की वृद्धि में मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर 100 रुपए की थी, अब वो 150 रुपए की हो गई है, तो 50 रुपए उसमें बढ़ गए हैं, उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे वेतन मुद्रास्फीति, मूल्य शक्ति मुद्रास्फीति, लागत धक्का मुद्रास्फीति, क्षेत्रीय मुद्रास्फीति, ठहराव मुद्रास्फीति और हल्की मुद्रास्फीति। अब हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति की चीजें क्या क्या होती है। देखिए हाइपर मुद्रास्फीति हमने देख ली। मुद्रास्फीति में क्या क्या प्रभाव आते हैं? सबसे पहला, पैसों के वास्तविक मूल्य को कम कर देता है, यानी जो चीज अब आप 100 रुपए में खरीद रहे थे वही आपको 150 में खरीदनी है, यानी आपके जो पैसे की वास्तविक मूल्य कम होगी। निवेश और बचत को हतोत्साहित करता है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से निवेशक जो है अपने पैसे बाहर खींचना शुरू कर देते हैं। बचत, लोगों के पैसे खत्म होते हैं तो उनकी बचत पे नुकसान पड़ता है। वस्तुओं की कमी क्यों ले जाता है? आर्थिक मंदी को कम करता है, ऋण के स्तर को कम करता है। अब हम आते हैं जो क्वालिटेटिव मेजर्स लेता है आरबीआई मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला है क्रेडिट सीमा। इस ऑपरेशन में आरबीआई पूर्व सूचना निर्देश जारी करता है कि वाणिज्यिक बैंकों को एक निश्चित सीमा तक ऋण दिया जाएगा। इस मामले में वाणिज्यिक बैंक जनता को ऋण देने में सख्त होंगे, वह सीमित क्षेत्रों को ऋण आवंटित करेंगे। सीमा के कुछ उदाहरण कृषि क्षेत्र, अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र ऋण शामिल है। नैतिक अनुय, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को सुझाव दिशा निर्देश है कि अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति में इस और तरह की कार्रवाई को उपयोग को अपनाएं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अनुरोध करता है कि वह उन उद्देश्यों के लिए ऋण ना दे जो आर्थिक विकास में योगदान नहीं करते बल्कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं। क्रेडिट प्राधिकरण योजना, इसे नवंबर 1965 में पेश किया गया था जब पीसी भट्टाचार्य आरबीआई के गवर्नर थे। क्रेडिट विनियम के साधन के तहत आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को वांछित क्षेत्रों के ऋण देने के अधिकृत करता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एब्रिविएशंस। देखिए इसमें हम इंग्लिश में ही देखें ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हिंदी में भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है? या फिर हम हिंदी में देख लेते हैं। एसीपीएफ, ऑटो क्लियरेंस फंक्शन, एडी अधिकृत डीलर, एडीबी एशिया विकास बैंक, एडीआर अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद, एएफएस वार्षिक वित्तीय विवरण, एजीएम वार्षिक आम बैठक, एआईआरसीएससी अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्च समिति, एओ एडिटिव लॉयर्स, एआर ऑटो रिग्रेशन, अरीमा ऑटो रिग्रेसिव इंडिकेटिव मूविंग औसत, एएफएस बिक्री के लिए उपलब्ध। देन एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, एटीएम एनसी क्रॉस ट्रांसफर मोड, एटीएम स्वचालित टेलर मशीन, बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल समुच्चालय, बीओयू बैंक ऑफ इंडिया, बीओपी भुगतान संतुलन, बीएससीएस बेसल समिति ऑन बैंकिंग पर्यवेक्षण, बीएसआर बुनियादी संकट रिटर्न, सीएडी पूंजी खाता घाटा, सीएजी भारत के नियंत्रक और महालेख निरीक्षक, सीबीएस समेत बैंकिंग संकेत, सीसी नगद क्रेडिट।
सीडी जमा प्रमाण पत्र, सीडी अनुपात क्रेडिट जमा अनुपात, सीडीबीएस बैंकिंग सांख्यिकी विदेशांग समिति, सीएफ कंपनी वित्त, सीएफआरआई संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, सीजीआरए मुद्रा और सोने का पूर्ण खाता, सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ, सीओ पूंजी व्यय, सीपी वाणिज्यिक पत्र, सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचांक, सीपीआई आईडब्ल्यू औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक, सीआईआर पूंजी प्राप्तियां, सीआरआर पूंजी जोखिम भारतीय संपत्ति अनुपात, सीआरआर नकद राशि अनुपात, सीआईएसआईआर वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सीएसओ केंद्रीय सांगठनिक संगठन, सीबीसी केंद्रीय सार्थक आयोग, डीएपी विकास कार्य योजना, डीबीओडी बैंकिंग संचालन विकास विभाग, डीबीएस बैंकिंग परिनिरीक्षण विभाग, आरबीआई, डीसीबी मांग संग्रह और शेष, डीसीसीबी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डीसीआई मुद्रा प्रबंधन विभाग, आरबीआई, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, डीडीडीएस डेटा प्रसार महानगर, डीआईओ भारी निवेश और संचालन विभाग, डीसीएसएस सांख्यिक विश्लेषण और कंप्यूटर सेवाएं विभाग, आरबीआई, डीजीबीए सरकार और बैंक खातों का विभाग, डीजीसीआईएनएस वाणिज्यिक खुफिया और सहायक महानिदेशालय, डीआई प्रत्यक्ष निवेश, डीआईसीजीसी भारतीय जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, डीआईडी आंतरिक ऋण का निर्वहन, डीएमए विभागीय मंत्रालय खाता, डीआरआई ब्याज दर पर योजना में अंतर, डीएसबीसी प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड, डीवीपी भुगतान के लिए विरोध वितरण, ईसीबी भारी वाणिज्यिक उधारी, ईसीबी यूरोपीय सेंट्रल बैंक, ईसीजीसी निर्यात ऋण और गारंटी निगम, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग योजना, डब्ल्यूईए विनिमय समीकरण खाता, डब्ल्यूईसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय, डब्ल्यूएफसी विनिमय उर्जक विदेशी मुद्रा, डब्ल्यूएफएआर विनिमय उतार चढ़ाव आरक्षित, ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि, ईयूआर यूरो, एक्सिम बैंक भारत बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, ईसीए विदेशी मुद्रास्फीति। देन एफसीसी विदेशी मुद्रा परिवर्तन बैंक, एमसीएनआर विदेशी मुद्रा गैर निवासी बैंक, एफसीएनआरए विदेशी मुद्रा गैर निवासी खाता, एफसीएनआरडी विदेशी मुद्रा गैर परिवर्तन जमा, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेश निवेश, फेमा विदेशी मुद्रा प्रतिनिधियम, एफआई वित्तीय संस्था, फिक्की भारतीय वाणिज्यिक उद्योग मंडल महासंघ, एफआईआरआर विदेशी संस्थागत निवेशक, फिम्डा भारत के स्थिर आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ, फिसिम वित्तीय मध्यस्थता सेवा अप्रत्यक्ष रूप से मापी गई, फ्लास विदेशी देनदारी और सर्वेक्षण। देन निधियों का प्रवाह, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, अग्रिम पर समझौता, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट पद्धति अधिनियम 2003, परिवर्तन दर नोट, किसान सेवा समितियां, मुद्रा आपूर्ति प्रथम कार्य समूह, सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक डिपॉजिट रसीद, सकल राजकीय घोषणा, सरकारी वित्त सांख्यिकी, सामान्य बीमा विभाग, जीएलएफएस समाकीर्ति न्यूनतम वर्ग, जीएनएनआई अन्यत्र शामिल नहीं सरकार, गोआई भारत सरकार, जीपीडी शकल प्राथमिक घाटा, जीसैक सरकारी प्रतिभूतियां, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचएफटी व्यापार के लिए आयोजित, एचआईआरपी उपभोक्ता द्वारा मूल्य का सामाजिक सूचांक, हुडको हाउसिंग और शहरी विकास निगम, आईडीबीआर पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, आईबीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सहायकी, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देन उसके बाद आईसीसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईडीबी इंडियन डेवलपमेंट बोर्ड्स, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डबल आईडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFI इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, IFS इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, IGLS इलिटरेट जनरल लिस्ट स्क्वायर्स, IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP इनपे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोर्शन, IMD इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ISTA इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, ICIC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ITRS इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम, IWGDS इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट स्टैटिक्स, KYC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देन लैम्प्स का मतलब होता है बड़े आकार के आदिवासी बहुउद्देशीय समितियां, यानी लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटीज, LBD भूमि विकास बैंक, LBS स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी, LARMS उधारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, LBD लैंड डेवलपमेंट बैंक, LBS लोकेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, LARMS लिबराइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LS लेवल शिफ्ट, LT लॉन्ग टर्म, LTO लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, M1 नैरो मनी, M3 ब्रॉड मनी, MA मूविंग एवरेज, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी LS स्तर परिवर्तन, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, LT दीर्घकालीन, LTO दीर्घकालिक संचालन, M1 संकीर्ण मुद्रा, M3 व्यापक मुद्रा, MA चल औसत, MCA कंपनी मामलों का मंत्रालय, MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसके पश्चात MIS प्रबंधन सूचना प्रणाली, MMSE न्यूनतम मध्य वर्ग की त्रुटियां, MOF वित्त मंत्रालय, MOF मास्टर कार्यालय फाइल, MRM निगरानी और समीक्षा तंत्र, MSS बाजार स्थिरीकरण योजना,
एमटी मिल ट्रांसफर, एमटीएम मार्केट टू मार्केट, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण बैंक या ग्रामीण विकास बैंक, एनएसीएलटीओ राष्ट्रीय कृषि ऋण दीर्घकालिक संचालन, एनएएस राष्ट्रीय खाद्य सांख्यिकी, नेस्कॉम राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का संघ, एनबीसी गैर बैंकिंग कंपनियां, एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनईसी अनियत वर्गीकृत नहीं, एनईडब्ल्यूआर नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर, एनएफए गैर विदेशी विनिमय संपत्तियां, एनएफटी शुद्ध राष्ट्रीय घाटा, एनजीओ गैर सरकारी संगठन, एनएचपी राष्ट्रीय आवास बैंक, एनआईसी राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, एनआईएफ नोट निगम सुविधा, एनएमएल शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारियां, एनपीए गैर निष्पादित संपत्तियां, एनपीडी शुद्ध प्राथमिक घाटा, एनपीआरबी शुद्ध प्राथमिक राजस्व संतुलन, एनपीवी शुद्ध वर्तमान मूल्य, एनआरएआरए अनिवासी भारी रुपए खाता, एनआरएनआरआरए अनिवासी गैर परिवर्तनीय रुपए खाता, एनआरई अनिवासी भारी, एनआरजी अनिवासी सरकार, एनआरआई अनिवासी भारतीय, एनएससी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, एनएसएफ राष्ट्रीय लघु बचत कोष, ओडी ओवरड्राफ्ट, ओडीए आधिकारिक विकास सहायता, ओईसीडी आर्थिक सहयोग विकास संगठन, ओईसीओ आर्थिक सहयोग आयोग संगठन, केआई अन्य वित्तीय संगठन, ऑल्टास ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली, ओएमओ खुला बाजार संचालन, पीएसीएफएस आंशिक स्वचालित सहबंध कार्य, पीएसीएस प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, पीसीएआरडीबी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीडी प्राथमिक घाटा, पीडीआई भारत के प्राथमिक डीलरों का संघ, पीडीओ सार्वजनिक ऋण कार्यालय, पीडीओ एनडीओएस सार्वजनिक ऋण कार्यालय सह प्रकरण। उसके बाद हमने देखा डीलिंग सिस्टम, पीडी प्राइमरी डीलर्स, पीएफ भविष्य निधि, पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, पीआरबी प्राथमिक राशि संतुलन, पीएसई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, पीओसी चुकता पूंजी, क्यूआरआर त्वरित समीक्षा रिपोर्ट, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, आरडी राजस्व घाटा, आरबीडीएस एमएस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरई राजस्व व्यय, आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, आरडब्ल्यूआर वार्षिक प्रभावी विनिमय दर, आरएफसी निवासी विदेशी मुद्रा, आरआईबी पुनरुत्थान भारत बांड, आरआईडीएफ ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, आरएलए ऋण और अग्रिमों की वसूली, आरएलसी केंद्र को ऋण की पुनर्भुगतान, आरएनबीसी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां, आरओसीएस कंपनियों का रजिस्टर, आरपीए रुपए भुगतान क्षेत्र, आरपीसीडी ग्रामीण योजना और क्रेडिट विभाग, आरबीआई। इसके पश्चात आरआर राजस्व प्राप्तियां, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरटीपी आरक्षित ट्रेंच सिटी, आरडब्ल्यू जोखिम भारतीय संपत्ति, एसएएम सामाजिक लेखा मैट्रिक्स, एसएएम सांख्यिक विश्लेषण प्रणाली, एससीआरडीबी राज्य सरकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, एससीबी राज्य सरकारी बैंक, एससीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एसडीडीएस विशेष डेटा प्रसार मानक, एसटीआर विशेष आहरण अधिकार, सीबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। उसके बाद सीईबीएस स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसजीएसवाई स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वराज योजना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे अंग्रेजी और इंग्लिश में दोनों में साथ देने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें हिंदी में ठीक से समझ में नहीं आती है, तो इसलिए अंग्रेजी में भी इनको साथ में लिखा गया। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायक समूह, सिडबी इसका मतलब है भारतीय स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक या फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, एसआईडीसी राज्य औद्योगिक विकास निगम, एसजेआरएसएस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एसएलआर सावंतिक तरलता अनुपात, एसएलआरएस सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास योजना, एसएमजी स्थायी निगरानी समूह, एसएनएस राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, एसआरडब्ल्यूटीओ छोटे सड़कें और जल परिवहन ऑपरेटर, एसएसआई लघु उद्योग, देन ट्रिपल एसबीईएस लघु सेवा व्यापार उद्यम, टीबीएस ट्रेजरी बिल, यूबीबी समान विषय पुस्तक, यूबीडी सहकारी बैंक विभाग, यूसीबी सहकारी सरकार बैंक, यूसीएन समान कोड संख्या, यूटीआई भारत यूनिट ट्रस्ट, वीसी वेंचर कैपिटल, डब्ल्यूपीआई थोक मूल सूचांकन, वाईटीएम परिपक्वता पर प्रतिफल। इसी के साथ हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया है। यदि हम देखें समरी या सारांश को, हमने देखा आईएफएससी, एमआईसीआर, स्विफ्ट कोड को, फिर हमने देखा रिजर्व मॉर्टगेज उसकी मुख्य विशेषताएं, फिर हमने भारत में प्रमुख वित्तीय अधिनियम देखे, जैसे कि ये सभी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बैंकों के कार्य देखे, जिसमें प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और मुद्रास्फीति शामिल है। फिर ऋण नियंत्रण उपकरण देखे, संक्षिप्ताकार और संक्षेप देखा, और इसी के साथ हमने इस लेक्चर को कर लिया है समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।